हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एटम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और एटम में कल जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो था अबाउट द थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल इज द एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल टू फाइंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस, एंड द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस इज टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये देखा हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकली द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जिसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं उसे गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली परफॉर्म बाय गाइगर एंड मार्सन। हमने इम्पैक्ट पैरामीटर का अच्छे से पूरा मीनिंग समझा कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या डिपेंड करता है, और आप में से सभी लोगों ने अगर एनसीईआरटी में जाकर उस डायग्राम को देखा होगा इम्पैक्ट पैरामीटर को, तो वहाँ पर बिल्कुल बी के रिलेटेड वैसे ही डिस्टेंस वाइज ग्राफ बनाया है। और मैंने कहा था कि जाकर देखिएगा, छोटा सा बिल्कुल डॉट डॉट करते हुए थीटा एंगल भी है जो आपको बता रहा है कि स्कैटरिंग एंगल। तो स्कैटरिंग एंगल क्या है? द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये सारी चर्चा हमारी रदरफोर्ड मॉडल की हो गई। सो रदरफोर्ड का फाइनली मॉडल आ गया। कैसा मॉडल आया? उन्होंने कहा कि भाई एटम स्फेरिकल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और द कंप्लीट मास एंड द कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक सिमिलर टू दी अवर सोलर सिस्टम। दिस इज ऑल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन दी पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है और ये फिगर बनाकर आना है। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं। सो रदरफोर्ड का जब मॉडल पढ़ा जाता है तो उसको 4 पॉइंट में पढ़ा जाता है। पहला पढ़ा जाता है उसका एक्सपेरिमेंट, देन उसकी ऑब्जर्वेशन, देन उसका एक्सप्लेनेशन, एंड देन मॉडल। एप्लीकेशन आया कि हम इससे साइज निकाल सकते हैं, तो न्यूक्लियस की साइज कितनी आई जो आपको लिख कर रखना है, वो आप सबके पास डेटा होना चाहिए। द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर, विच इज नोन इज इक्वल टू 1 फर्मी। इसे 1 फर्मी कहा जाता है न्यूक्लियस की साइज। वहीं साइज ऑफ एटम क्या है? साइज ऑफ एटम इज अराउंड 10 to the power -10 मीटर। इट मीन्स एटम और न्यूक्लियस के बीच 10 to the power 5 मीटर का स्पेस है। उनमें अगर मैं इनका रेशियो फाइंड आउट करने जाऊं, उनमें साइज ऑफ एटम 10 to the power -10 और डिवाइडेड बाय 10 to the power -15, कितना आ जाएगा रेशियो? 10 to the power 5। में इसे कहेंगे साइज ऑफ एटम टू साइज ऑफ न्यूक्लियस रेशो। उनमें साइज ऑफ एटम टू साइज ऑफ। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा उनमें कि इफ सन इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज planets, sun is considered as nucleus and electron is considered as a planet, which same atom nucleus size ratio if size of sun and size of प्लेनेट, अगर ये आपको दे दिया जाए उसमें, ये सन का साइज दे दिया जाए, प्लेनेट का साइज आपको दिया जाए उसमें, और हमें एक कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में, मान लीजिए अगर सबको सन का साइज दिया गया है, सपोज वैल्यू ऑफ 10 to the power 8 उसमें, एंड साइज ऑफ प्लेनेट इज 10 to the power 11। साइज ऑफ सन 10 to the power 8 एंड साइज ऑफ प्लेनेट 10 to the power 11। So find out the free space available between sun and the planet and compare it with space available between nucleus and electron। तो सन का साइज कितना दिया है? 10 to the power 8, और साइज ऑफ प्लेनेट कितना है? 10 to the power 11।
उसमें हाँ मतलब हमारे पास वो ऑर्बिट यानी प्लेनेट यानी उस ऑर्बिट का मान लो उसमें जहाँ हम फर्स्ट प्लेनेट को डिस्कस कर रहे हैं तो वो एक ऑर्बिट का पॉइंट आ गया कि ये जैसे हमारे पास यहाँ सेंटर से मैंने इस ऑर्बिट का साइज ले लिया उसमें। तो वो जैसे साइज ऑफ हम एटम की बोल रहे हैं तो मतलब एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट, क्योंकि हाइड्रोजन को कंसीडर करके चलते हैं तो वही उसका एटम हो गया ऑर्बिट। तो साइज ऑफ ऑर्बिट भी अगर लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जहाँ पर प्लेनेट का ऑर्बिट है। इन दोनों का जो रेशियो है वो 10⁵ आना चाहिए। इट शुड बी 10⁵ समझ रहे हो। अगर हम सन को क्या मान रहे हैं न्यूक्लियस और इसको क्या मान रहे हैं प्लेनेट, सो जैसे यहाँ इन दोनों का रेशियो क्या है सो इनका भी क्या होना चाहिए 10⁵ द रेशियो। अरे समझ यहाँ आप किसका 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15 है समझ। साइज ऑफ एटम यानी ऑर्बिट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सिमिलरली साइज ऑफ दिस ऑर्बिट यानी आप करोगे साइज ऑफ प्लैनेट अपन साइज ऑफ सन। आया समझ में। सो ये रेशो कितना आना चाहिए 10⁻⁵ सो 10⁻11 बाई 10⁸ उनमें इक्वल टू अगर मैं 10⁵ का फैक्टर बना रहा हूँ उनमें ये 10⁻11 है साइज ऑफ प्लेनेट, या मैं इसे कहूँ जो अभी जैसे समीर ने बोला कि इसको हम माने साइज ऑफ ऑर्बिट उनमें। सो साइज ऑफ ऑर्बिट हमारे पास क्या आ जाएगी साइज ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू 10⁵ मल्टीप्लाई 10⁸ ये क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि साइज ऑफ ऑर्बिट कितना आएगा 10⁻13 यहाँ हम साइज ऑफ ऑर्बिट मतलब इस रेशो को 10⁵ लाने के लिए आपको ऑर्बिट की रेडियस कितनी करना पड़ेगी 10⁻13 करना होगी ना समझ में। सो अगर हमें 10⁻18 करना मतलब यहाँ पे 10⁻13 करना होगा तो सन से अर्थ के बीच की यानी प्लेनेट की डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी समझ में। इफ साइज रेशो इफ दिस रेशो ऑफ द सन एंड प्लेनेट शुड बी जस्ट लाइक सिमिलर टू द एटम समझ में, तो जितने भी प्लेनेट आज जितनी डिस्टेंस पे हैं हमको उससे और डिस्टेंस पे ले जाना पड़ेंगे। सो अगर रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी में सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10⁻3, जबकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10⁵। तो फ्री स्पेस सबसे ज़्यादा किस में है न्यूक्लियस, यानी एक एटम में सन और प्लेनेट से कहीं ज़्यादा डिस्टेंस है उनमें। सो अगर हमने उतनी ही डिस्टेंस उनमें उतना ही डिस्टेंस किसको दे दिया सन और प्लेनेट को दे दिया तो सारे प्लेनेट्स क्या हो जाएंगे दे विल मूव अवे फ्रॉम द सन। क्लियर हुई उनमें। सो ये स्पेस का जो कंपैरिजन उनमें तो मैंने इसको अभी पूरा लिखवा कर नहीं करवा रहा हूँ ये पॉइंट्स क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसमें। सो क्वेश्चन लिखवाया भी नहीं है बट दिस आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी विच यू हैव टू प्रॉपर्ली मेंशन इन क्लियर एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो दिस साइज रेशो फैक्टर। आपको भी ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ एटम यानी साइज ऑफ ऑर्बिट इंटू द साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो है उसका जो फैक्टर है यानी वो 10⁵ में जो पैरामीटर है वो कितना होना चाहिए 10⁵ होना चाहिए। क्लियर है। सो दिस आर वन ऑफ द क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे देखा ये था रदरफोर्ड के मॉडल के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है रदरफोर्ड का उनमें। आज हमें जो पढ़ना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो है जहाँ जनरली कई सारे स्टूडेंट इन छोटे छोटे पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें। नॉट ओनली द स्टूडेंट इवन सम टाइम उनमें नॉर्मल टीचर्स कैन ऑल्सो भी कंफ्यूज कि व्हाट वी हैव टू से अबाउट इट। जितना हम इजीली थॉमसन मॉडल को समझते हैं उतना नहीं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिमिलरिटी एंड द कंपेरिजन बिटवीन थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। सो नाउ पुट डाउन अ हेडिंग सिमिलरिटी बिटवीन थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। दोनों में सिमिलरिटी क्या है सिमिलरिटी आपको सुनना है आराम से मुझमें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को नोट करना है। जब सिमिलरिटी और कंपैरिजन पढ़ा जाएगा तो ध्यान रखना भाई हम गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट पूरा वैसा की वैसा रखेंगे बस थिन गोल्ड फॉइल भी वही रहेगी
लेकिन एक बार गोल्ड को ऐसा मान के चलेंगे कि गोल्ड मान लो रदरफोर्ड के एटम जैसा काम कर रहा है और एक बार थॉमसन के एटम जैसा, तो क्या होगा? मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल हैपन इफ गोल्ड एटम एक्ट एज थॉमसन मॉडल एटम इन गाइगर मासन एक्सपेरिमेंट, एंड व्हाट विल हैपन इफ गोल्ड इज एक्ट एज अ रदरफोर्ड मॉडल एटम। तो उन दोनों के मुझ में सो क्या क्या सिमिलरिटीज आने वाली है मुझ में। पहला एक अपने माइंड में हमेशा से, जैसे मैंने शुरुआत में कल ही कहा था उनमें, ये डाल्टन के टाइम से ये माना जा रहा है कि एटम कैसा है, स्फेरिकल है। तो ये दोनों के पॉइंट्स में सिमिलरिटी उनमें, इवन नॉट ओनली द शेप, साइज उनमें। सो पहला पॉइंट होता है द साइज एंड शेप, अभी लिखना नहीं, साइज एंड शेप ऑफ थॉमसन एटम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, देखिए साइज एंड शेप ऑफ थॉमसन एटम, या इसको डिफरेंस नहीं क्योंकि हम सिमिलरिटी पढ़े तो पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं, इसे ऐसा नहीं लिखे। साइज एंड शेप ऑफ थॉमसन एटम इज सिमिलर टू साइज एंड शेप ऑफ रदरफोर्ड एटम। अब रदरफोर्ड एटम मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट उनमें, मतलब यहाँ साइज और शेप दोनों कवर कर लिए कि रदरफोर्ड के एटम की साइज और थॉमसन के एटम की साइज दोनों की साइज क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट कवर करना है, द एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पर मुझे 13 वाले 2 स्टूडेंट्स का कमेंट चाहिए मुझे में, अगर वो क्या इसके ऊपर बोलते हैं, अगर उन्हें कुछ याद है। एवरेज स्कैटरिंग एंगल, एवरेज स्कैटरिंग एंगल ऑफ थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल व्हाट विल बी। थॉमसन का ज़्यादा होगा क्योंकि सर उसने ऐसा बोला था कि प्रोटॉन और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम, वेरस रदरफोर्ड में तो सिर्फ सेंटर पे ही फोकस कर रहा है। ग्रेटर देन 90 डिग्री, 0 डिग्री बिटवीन 0 to 180। सर थीटा इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि उसने पूरे उसमें 180 डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैंने क्या पूछा है, सिमिलरिटी 0 और 90, एवरेज स्कैटरिंग एंगल। बैठिए, अभी क्या हो रहा है, आप 3 केस को देख रहे हो कि थीटा 180 हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है और थीटा 0 हो सकता है। दोनों ही केस में यही होंगे ना। सर ग्रेटर देन 1, तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा। नहीं समझे? मान लो रदरफोर्ड का, जब आपने रदरफोर्ड का एटम रखा और जिस समय थीटा 180 आ रहा है, सपोज उस समय थॉमसन गेट, सपोज एक मान के चलो वहाँ 0 आ रहा है, बट जब उसका जब 0 है तब उसका 180 आ रहा है, जब इसका 90 है तब इसमें कुछ हो रहा है। बट होंगे तो 3 ही केस है ना, 0 90 180, 0 90 180, सिचुएशन बदल जाएगी। सर थॉमसन में 0 आएगा, उनमें आएगा ना, सर वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अगर उसको टच नहीं करेगा 0 आएगा। मुझमें क्यों आएगा, मुझमें वो आप समझिएगा कि थॉमसन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को जब बहुत तेज़ी से बम्बार्ड किया गया बेटा, उनमें जो पूरा तेज़ी से बम्बार्ड किया जाता है उनमें, और एक वेरी थिन शीट होगी, सो वो रिफ्लेक्टेड, बिना रिफ्लेक्टेड होके भी जाएगी उनमें, क्योंकि इतना थिन शीट में उनका, तो 0 वाला केस भी वहाँ पर आना है उनमें। अब ऐसा नहीं समझ सकते, जस्ट प्योर उसका एक्सपेक्टेशन जैसा मत देखो। जैसे नॉर्मली हमें जब एक्सपेक्ट करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और हमारे अकॉर्डिंग तो सारे ही मतलब रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, सारे ही क्या होना, लेकिन अल्फा पार्टिकल बहुत हेवी है और जब मास भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इट कैन ईजीली क्रॉस इट। वो इसको ठीक वैसे ही हो गया ना, जैसे मैंने कहा कि चाहे गोल्ड का ही न्यूक्लियस क्यों ना हो, बट पूरा मास भी क्या करा उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा ही मास क्या करा उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप ऐसा समझो कि जब पूरे वाटरमेलन का पूरा मास अगर यहाँ फैला हुआ है और एक आपने कटर लिया, तो कटर आप पूरा अंदर तक घुसे, अंदर तक पूरा चला जाएगा मुझे में, इसको क्रॉस कर जाएगा उनमें। लेकिन अगर यहाँ बीच में, क्योंकि मास क्या करा उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन होने से अल्फा पार्टिकल को, तो जो हमें ऐसा दिखता है, लेकिन इतनी आसानी से रिफ्लेक्शन नहीं होना था, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत पावर यानी मास भी चाहिए उनमें। सो थॉमसन मॉडल में इसीलिए रिफ्लेक्शंस भी कम, बहुत बड़े बड़े रिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे, बहुत छोटे
हम पहुँच गए। तो अगर 180 वाला केस को भी हम कंसिडर कर देंगे इन हाउ, मतलब मान लीजिए कि किसी तरह से 180 का केस होता है, समझ में। तो कहने का मीनिंग है कि अगर हमने थिन गोल्ड फॉइल को रदरफोर्ड मान लिया तो 3 केस होंगे, और थॉमसन मान लिया तब भी अलग अलग सिचुएशंस में मुझ में कभी कभी होंगे, तो ये 3 ही केस। सो एवरेज क्या आएगा? सो एवरेज स्कैटरिंग एंगल इन थॉमसन मॉडल एज वेल एज इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोथ आर सेम। उनमें आप अगर गोल्ड फॉइल के एटम को थॉमसन के एटम के अकॉर्डिंग भी मान लो या रदरफोर्ड के, तो यहाँ जो वर्ड आगे लगाया है ये वर्ड पे ध्यान देना है कि एवरेज स्कैटरिंग एंगल। बट जब भी मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगा उनमें, तब हम डिफरेंस में ही इस बात की चर्चा भी करने वाले हैं कि वहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला जो केस है वो भी अभी आने वाला है। बट सिमिलरिटी के 2 पॉइंट समझ में आए समझ में। पहला पॉइंट है साइज एंड शेप ऑफ थॉमसन एटम इज जस्ट लाइक सिमिलर टू रदरफोर्ड एटम, दोनों के एटम की साइज एंड शेप सेम है। एवरेज स्कैटरिंग एंगल ऑफ थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एटम समझ में, एंड रदरफोर्ड एटम बोथ आर सेम। अगर आपने थॉमसन का एटम को करेक्ट मानकर ये एक्सपेरिमेंट किया होता और रदरफोर्ड के एटम को मानकर अगर ये एक्सपेरिमेंट किया होता तो एवरेज स्कैटरिंग एंगल दोनों केस में क्या होता? सेम। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस 2 आर सिमिलरिटी बिटवीन थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड। लेकिन अगर आपको कंपेयर करने को कहा जाए कि डिफरेंस, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें डिफरेंस क्या है, तो ऐसे तो आप देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंस दिखते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या डिफरेंस नजर आते हैं कि सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन घूमता ही नहीं है। जो डिफरेंस बहुत ऊपर से नजर आ रहे हैं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। सम ऑफ द डिफरेंसेस यू कैन इजीली गेस। थॉमसन, अब कई स्टूडेंट से डिफरेंस पूछो तो बोलेंगे देखो थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, ठीक है। रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, यहाँ तो घूमते ही नहीं है। ये जो ऊपर से देखने वाले यानी जो बचपने वाले डिफरेंस है, उन डिफरेंस की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। मास डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न, और हम डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कितने टाइप की स्कैटरिंग होती है और उस स्कैटरिंग का यहाँ से क्या रिलेशन है। पहला जो पॉइंट आ रहा है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस उनमें इन थॉमसन मॉडल, उनमें जो मेन बेसिक डिफरेंस है इन द थॉमसन मॉडल, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंप्लीट एटम। चार्ज कैसा है? पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनमें। सो मैं इसको लिखता हूँ यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस charge and mass distribution inside the atom, while in Rutherford model a non-uniform mass distribution, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है सर। वो सेंटर में भी तो समझ में, हम उसे यूनिफॉर्म मतलब पूरे एटम में, और यहाँ कैसा है कि एटम के ऑर्बिट का यानी एटम का साइज का ही डिस्ट्रीब्यूशन अभी कंप्लीट नहीं है, इट वेरीज। और ये क्या उसने कैसा वर्ड यूज कर दिया कि चाहे एटम कितना भी, मतलब उन्होंने थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक रिजिड है, जबकि एटम की कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है, एटम की कोई रिजिड बाउंड्री नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया था कि एटम का एक रिजिड बाउंड्री बन गया और उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज फैल गया उनमें। सो पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना उनमें। नॉन यूनिफॉर्म, या मैं नॉन यूनिफॉर्म वर्ड से कंफ्यूज होते हो तो नॉन कंटिन्यूअस ऐसा लिखता हूं, नॉन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि रदरफोर्ड में नॉन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। उनमें मास हम जानते हैं कि पूरे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि वर्ड क्या यूज़ किया गया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। और अभी आपके माइंड में कैसा है कि सर वो सेंटर को भी आपने क्या मान लिया, पता है, एक रिजिड मान लिया। आपने सेंटर को भी क्या मान लिया है कि एक रिजिड बाउंड्री, जबकि न्यूक्लियस की भी ऐसी, जैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो सेल की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो तो एक फ्लूइड है,
न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो क्या है, फ्लूइड है। ऐसे ही एटम की कोई पर्टिकुलर साइज मेम्ब्रेन नहीं होती, वो न्यूक्लियस में भी कोई चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, सिर्फ क्या रखा हुआ है, चार्ज वहाँ पर उनमें, चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है उनमें, मास वहाँ पर फैला हुआ है उनमें। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक सतह के आसपास भिन्न बना रही हुई है, ये सब, लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं है। अब यहीं पे बार बार वो मधुमक्खी घूम रही है, ये पूरा इसके आसपास यहाँ पे, अब वो इसके आसपास कभी इधर रहती, कभी इधर रहती, कभी इधर रहती, देखो ना ये उसका पाद का है, ये ऐसा घूम रहा है। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई वो इसके अंदर, वो इस मतलब एक इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर है ना, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर नहीं है। इस एरिया में ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि आपने इसको अगर ऐसा कट कर दिया तो इधर से आधा हो जाएगा, इधर से आधा हो जाएगा। इस बात समझ रहे हो कि अगर मैंने न्यूक्लियस को कट कर दिया तो ऐसा नहीं कि मुझे ये आधा मास यहाँ मिल जाएगा, आधा मास यहाँ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए वर्ड क्या यूज़ किया उसने, नॉन कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर पे नॉन कंटिन्यूस या नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ रही? अगर थॉमसन के मॉडल को करेक्ट मानकर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए उनमें, तो जो भी हमें रिफ्लेक्शन मिलेंगे या जो डेविएशन मिलेंगे उनमें, वो मल्टीपल कोलिजन यानी मल्टीपल स्कैटरिंग से होंगे, जबकि रदरफोर्ड में सिंगल स्कैटरिंग सिंगल कोलिजन से होता है। अब ये मल्टीपल स्कैटरिंग क्या है और सिंगल स्कैटरिंग क्या है, उनमें कौन बता सकता है भाई? राहुल या मुनाफ? मल्टीपल स्कैटरिंग इफेक्ट एंड सर मल्टीपल स्कैटरिंग इफेक्ट मतलब स्क्रीन के हर कोने तक मतलब उसका इफेक्ट दिखेगा। सर जो स्कैटरिंग इफेक्ट है वो हमें मल्टीपल टाइम्स वो करवाना पड़ेगा। अगर हमें जो शीट है उसके पीछे चाहिए, अगर हमें स्क्रीन पे अगर स्पॉट चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए तो मल्टीपल टाइम उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। उनमें मैं इसका मीनिंग आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ बेटो। वो ना समीर सही बोल रहा है, लेकिन वो उसका पॉइंट आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा है ना, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर इफ़ अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, आप बिल्कुल पतली शीट मान के चलिए, मतलब एक लेयर रखी हुई है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हटाओ, चलेगा भाई? इसका कोई काम तो नहीं है ना, ये साइज वाला और ये सब पूरा फैक्टर उसको हटा दें। बिल्कुल थीन, तो सॉरी ये भी थीन में थोड़ी थिकनेस आ जाएगी इसमें, है ना। एक सिंगल लेयर बनाता हूं मैं आपके सामने, बहुत थीन, अ वेरी वेरी थीन गोल्ड फॉइल, मतलब आपके सामने एटम की एक सिंगल लेयर है, मतलब एटम के ठीक पीछे एटम नहीं है उनमें, ठीक है। अब मान लो ये रदरफोर्ड का एटम है, सपोज थोड़ी देर के लिए रदरफोर्ड का एटम है, और वो ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई, जब अल्फा पार्टिकल आया मुझ में, तो बहुत सारे एटम ऐसे स्ट्रेट जाने के पीछे रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि एटम के बीच में क्या है, स्पेसेस है, और जो भी आपको रिफ्लेक्शन मिला, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां से चला गया, इधर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रिफ्लेक्शन मिल गया। आया समझ में? ये पिक्चर क्लियर हो रहा है समझ में? अब आप मान लो ऐसी ही थीन गोल्ड फॉइल की लेयर है, किसकी? थॉमसन के एटम की। मान लो कि थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ब्लैक है क्या अपने पास? तो यहां पे चार्ज और मास दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज भी और मास भी। अब ये आपका अल्फा पार्टिकल आने के लिए तैयार है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये ठीक वैसा ही है कि वाटरमेलन
वाटरमेलन का मास क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए जब आप उसके ऊपर कोई नाइफ फेंकोगे तो नाइफ उसको चीरते हुए आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसका पूरा मास एक जगह आ जाए तो वो भी उसको चीर नहीं पाएगी, वो वहां से टकरा देगी मुझे। अब इसका मास फैला हुआ है मुझ में, तो अल्फा पार्टिकल इतना हेवी है और इतना तेजी से आ रहा है कि वो सीधे निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्शन के। हम बोल रहे हैं कि एटम को, क्योंकि वो इतना तेजी से जा रहा है कि हम उस पर डिफ्लेक्शन की उम्मीद भी नहीं लगा सकते। पर अगर कोई स्क्रीन में डिफ्लेक्शन दे भी रहा है तो पता है क्यों आ रहा होगा? तब तक नहीं आएगा जब तक कि इस एटम के पीछे कोई दूसरा एटम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर भी एक एटम की लेयर बना दूँ, अब ऐसी क्यों बनाई, ऐसा उनको समझ में आएगा भाई राहुल मुनाफी, क्योंकि हम जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग वॉइड्स, इसलिए मैंने एटम को इसके ठीक पीछे नहीं बनाया, ये वाला अरेंजमेंट बनाया। समझ रहे हो? क्लोज पैक करने के लिए एटम के ठीक नीचे एटम नहीं रखा जाता। हम ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है और ये ट्राइगोनल वॉइड्स। सो अब इतना नहीं, लेकिन ये अगर एटम के ठीक पीछे अगर एटम आ जाए, इस एटम के ठीक पीछे और कोई एटम आ जाए, तो उन सब का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। मुझ में कि इसकी वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, इसकी वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, थोड़ा आगे बढ़ा इसकी वजह से डिफ्लेक्शन, मुझ में तो अब उसको एक एंगल पे क्या मिला, डिफ्लेक्शन मिला, और उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्कैटरिंग डेविएशन। यानी सो थोड़ा बहुत भी जो डेविएशन मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, और उसे बोलेंगे मल्टीपल स्कैटरिंग। इसने भी स्कैटर्ड किया, इसने भी किया, इसने भी किया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिंगल स्कैटरिंग, सिंगल कोलिजन, एक ही एटम से यानी एक ही लेयर से हो पा रहा है। ये कितनों को समझ में आया भाई? जबरदस्ती हाथ नहीं खड़े करना। उनमें कहाँ जरूरत पड़ेगी इन सब की, उनमें है ना। कुछ अच्छा अगर लेवल पे पढ़ना चाह रहे हो तो है ना, अदरवाइज तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल पे है। अगर यहाँ पर मल्टीपल का मीनिंग, और ऐसा ही रिफ्लेक्शन में भी होता है, रिफ्रैक्शन में भी आप जब देखते हो उनमें हम क्या देखते हैं, वेन एवर अ लाइट स्ट्राइक ऑन एन प्लेन सरफेस देन इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। अरे भाई आपको ऐसा दिखता है, कांच से भी जब टकराती है तो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट अंदर भी जाती है उनमें, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लाइट अंदर गई है। तो रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है उनमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है कि ये मल्टीपल इसके, सो थॉमसन एटम शोज मल्टीपल स्कैटरिंग। थॉमसन एटम shows deviation of alpha particle by multiple scattering effect, while Rutherford atom shows सिंगल कोलिजन और सिंगल स्कैटरिंग डेविएशन, है ना। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, भाषा पे ध्यान देना भाई, है ना। लिख तो कुछ भी रहा हूँ और बोले हुए पे ज़्यादा ध्यान देना, है ना। थॉमसन एटम शोज डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मल्टीपल स्कैटरिंग डेविएशन और इफेक्ट, एंड रदरफोर्ड एटम सिंगल कोलिजन और सिंगल स्कैटरिंग डेविएशन। दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू? यहाँ पे तीसरा प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, किसमें ज़्यादा होंगे और किसमें कम होंगे। अब आप आंसर दे सकते हो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री से स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की क्वांटिटी किसमें ज़्यादा होगी और किसमें कम होगी उनमें। यस समीर, रदरफोर्ड में ज़्यादा और थॉमसन में कम। थॉमसन में ज़्यादा होगी भाई दो मत होगा यहाँ पे, तो एक कांग्रेस और एक भाजपा उनमें। अब सर वो वहीं बोला थॉमसन में ज़्यादा होगी और रदरफोर्ड में कम। तुम भाई एक्सपीरियंस्ड, मैं भाजपा हूँ लेकिन कांग्रेस का साथ
कांग्रेस कौन है? थॉमसन में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी और रदरफोर्ड में ज़्यादा हो गया ना। समीर जो बोल रहा है, क्योंकि बस यही लाइन को यहाँ पे फोकस करना था। अभी आपको समझ में आया ना आपके माइंड में क्या चल रहा है? जो एक्सपेक्टेशन में पढ़ाता हूँ वो वाले पॉइंट लेकर चल रहे हो, समझ रहे हो? और वो जो एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट को पढ़ाने के हिसाब से सही है, समझ में। लेकिन जो रियलिटी है, जब रियल में मास डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट को देखोगे तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से ही डिफ्लेक्शन होता है, समझ में। मल्टीपल मतलब थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी ना, बहुत ज़्यादा थिकनेस करनी पड़ेगी। यू हैव टू यूज अ थिक गोल्ड फॉइल, समझ में, देन यू कैन गेट अ लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं सिंगल लेयर ले रहा हूँ तो सिंगल लेयर में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की प्रोबेबिलिटी थॉमसन में कम है और रदरफोर्ड में ज़्यादा है। तो यहाँ स्पेस नहीं बची है, वो यहाँ पे लिख लेना। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? द probability of scattering angle of theta greater than 90 degree is less Thomson while it is high in Rutherford। मुझ में क्लियर हुआ? मुझ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज एंगल स्कैटरिंग? एवरेज एंगल के बाद मल्टीपल स्कैटरिंग, एंड मल्टीपल स्कैटरिंग के बाद थॉमसन की लेयर और इसकी थिकनेस का क्या इफेक्ट है। तो क्यों, ये आंसर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाई ओनली थिन गोल्ड फाइल इज यूज, वाई नॉट थिक। अगर हमने रदरफोर्ड में ही अगर थिक ले लिया होता उनमें, तो आपको जो एंगल मिलते वो मल्टीपल स्कैटरिंग के मिलते और हम सही कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमें एक एटम का मॉडल बनाना है, हमें क्रिस्टल का मॉडल नहीं बनाना है। ठीक है, एक एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें जितनी थिन लेंगे उसमें एटम के ठीक पीछे एटम होने के चांसेस उतने कम होंगे। भाषा समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई अलग नहीं है भाई, कुछ चमत्कार नहीं किया है मैंने उसमें। आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की थ्योरी, उसकी एक्सरसाइजेस को, उनमें कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चनों को ही मैंने बस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया है उनमें। ठीक है, जो क्वेश्चंस पुराने आए हैं उनमें उनसे पॉइंट बना कर उनमें, और मैंने उसे एक थ्योरी का रूप दे दिया ताकि जब आप ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व उनमें, अब इस थ्योरी से वो क्वेश्चन आपके इजी बन जाएंगे उनमें। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा कि राइट डाउन दी डिफरेंस बिटवीन थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, कोई सिमिलरिटी वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। मतलब ये क्वेश्चन वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस आर द सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। इसको नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, मुझे में ये लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो शुरू होता है दैट इज ऑन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। सो तीन डिफरेंस हमने देखे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अबाउट दी मल्टीपल स्कैटरिंग। जो थर्ड हमने डिफरेंस देखा था, कौन सा डिफरेंस देखा है भाई? प्रोबेबिलिटी, मुझे में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री विल बी लेस इन थॉमसन मॉडल व्हाइल इट इज हाई इन रदरफोर्ड मॉडल। दिस इज द थर्ड डिफरेंस। और फोर्थ डिफरेंस जो है, इन अ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। In Thomson model, the electron is in a state of stable equilibrium, while electron of Rutherford model is in a dynamic condition। कैसी कंडीशन में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इज इन अ डायनेमिक कंडीशन, है ना, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, वह गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस हुए किसके बीच में मैडम? थॉमसन और रदरफोर्ड। नो पुट अप हेडिंग स्पेक्ट्रम। अब एकदम से ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि थॉमसन मॉडल पढ़ा, एटॉमिक मॉडल पढ़ा, और उसके अचानक बाद ये स्पेक्ट्रम क्यों आ गया? सो थॉमसन रदरफोर्ड के ठीक बाद कभी भी बोहर मॉडल नहीं आता उनमें, क्योंकि बोहर्स ने जो पॉस्टुलेट्स दिए, the all postulates of Bohr's atomic model is dependent on spectrum. It means
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, थर्ड आइंस्टीन थ्योरी। इन सारी थ्योरीज का कंक्लूजन, जब ये सारी थ्योरीज आई, उनको जब स्टडी किया, उनकी इन सभी थ्योरीज को स्टडी करने के बाद ही बोहर अपना मॉडल प्रपोज कर पाए थे, समझ में। और क्लासिकल फिजिक्स ही वो है जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को क्या किया था, फेल किया था। सो समटाइम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाने के बाद कुछ रेफरेंस बुक्स, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, समटाइम कुछ टीचर्स मैं भी यूज़ करता हूँ, जनरली मेरी हैबिट होती है 11th क्लास में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाने के बाद ही मैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ा देता हूँ। एप्लीकेशन और ये सब पढ़ने के बाद रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ जाता है, लेकिन रदरफोर्ड के हम 2 से 3 ड्रॉबैक तो यहाँ लिख सकते हैं, बट जो एक ड्रॉबैक है वो एक ड्रॉबैक उसका अराइज होता है स्पेक्ट्रम से। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ लिया जाए तो हम सारे ड्रॉबैक रदरफोर्ड के एक साथ स्टडी कर सकते हैं उनमें। सो पहले मैं बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं स्पेक्ट्रम पे वो लिखवा देता हूँ मुझमें कि बोर्ड लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बोर्ड लेवल का बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि नीट लेवल या जेई लेवल के इजी क्वेश्चन, कि कल को अगर कोई इजी क्वेश्चन उसमें से आ गया तो भी हमसे बनना चाहिए। यानी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो जरूरी है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा उनमें, और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमने पहले भी कुछ मटेरियल यानी नोट्स बनाए हैं, मैंने लिखवाए भी हैं। तो यहाँ AIR बैच वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे कई सारी हेल्प इसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनको छीलने का आज दिवस है ना। तो स्पेक्ट्रम पढ़ा चुका हूँ इसलिए। तो पहला क्वेश्चन उसमें लिख दीजिए, डिफरेंस बिटवीन, कंपेयर दी डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम, मुझ में ना। और ध्यान से रख लीजिए, सोच लीजिएगा भाई है ना, समीर, माविया, करीना, उनमें से ये कौन आंसर देने वाला है इनको। सराफत, ठीक है, वो कोने में बैठे, इसका मतलब ये नहीं है है ना। आकिब उस समय नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया ना। सो ये स्पेक्ट्रम क्या है और डिस्पर्जन, टॉपिक तो स्पेक्ट्रम ही है, आप लोग हेडिंग मत चेंज कर दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा है कि हम ये बोलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन दी स्पेक्ट्रोस्कोप एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफाइन दी ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी के और में लिख सकते हैं, इसके और में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन continuous emission spectrum and obligate emission spectrum, continuous emission spectrum and obligate emission spectrum। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव। मुझे इसके आंसर मुझे 2 एक्सपीरियंस पर्सनों से चाहिए उनमें। कंडेंस्ड मैटर shows which type of spectrum, condensed matter shows which type of spectrum, और मैं लिख लूं, at which temperature the dense gases
at which temperature the highly dense gases shows spectrum. है ना? Then next question. Out of the absorption spectrum, and line emission spectrum, which act as a fingerprint of any matter. हाँ ठीक है, पहले इतने क्वेश्चन करते, दिस आर द बेसिक बोर्ड लेवल क्वेश्चन मुझ में, और कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर जो बनते हैं वो मैं अभी सीरीज में लिखाऊंगा। यानी इतना टॉपिक, यानी इंट्रोडक्शन, ये दिस आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को जब आगे पढ़ लेंगे तब हम लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मिनिमम के ऊपर आएंगे, सीरीज लिमिट, वेवलेंथ पे आने वाले हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। सो यहाँ शुरू करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी स्टडीड रे ऑप्टिक्स, सो ये बता सकते हो पॉइंट मुझ में। मैंने बताया कि मैं किससे पूछना शुरू करूँगा मुझ में। सो शुरू करते हैं भाई मुआविया से। डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम क्या होगा? डिस्पर्जन मीन्स टू डिस्पर्ज, मतलब वन लाइट है उसको डिस्पर्ज होगा, अलग अलग फॉर्म पे जा रही है। और स्पेक्ट्रम मीन्स dispersion means the scattering of light, and the scattering of light into the 7 bands of color, it is known as spectrum. नहीं Sir, dispersion of the band of 7 colors from a white light is called as dispersion, and the band of 7 colors is called as spectrum. Dispersion of white light is known as dispersion. क्या बोल रहा है? सब रिकॉर्ड हो रहा है। Splitting of white light into 7 colors is called as dispersion, and combination of 7 light in सर जो स्क्रीन पर वो फॉर्म होते हैं ना, उसको स्पेक्ट्रम। देखो एक डेफिनेशन यहाँ से भी दी है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, समझ में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ, लिखना नहीं है भाई, सुनो अभी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब लिखना नहीं, बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू द electromagnetic radiation of different wavelength and frequency is known as dispersion. If all these different radiation and wavelength radiation of different wavelength frequencies are obtained on screen, then it is known as spectrum. समझ में? The study of spectrum of any substance is known as spectroscopy, and the instrument with the help of which the spectrum of any substance can be determined is known as spectroscope. समझ में? अभी चारों में अंतर समझते हैं। रेनबो डिस्पर्जन है, स्पेक्ट्रम नहीं है। रेनबो डिस्पर्जन है, और सनलाइट, सन रेडिएशन, ठीक है, ट्यूबलाइट्स आने वाली, बल्ब्स आने वाली, मुझ में ये सारी कैसी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशन। मुझे ये जो हमें वाइट लाइट दिख रही है, मुझ में ये सब किससे मिलकर बनी है, जो हमने ट्रिक याद की थी। नहीं, वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ, मुझे डिफरेंट हमने जो वेवलेंथ पढ़ी थी, कौन सी, ऑल रोनाल्ड मैकडोनल्ड इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एंड एक्सीलेंट गम, पीछे को भी लगाया था, भूल गए सब। रोनाल्ड रेडियो वेव, आराम से सुनो, पीछे बोलना नहीं, सुनो तो भाई, ठीक है। रोनाल्ड रेडियो वेव, मैकडोनल्ड, ठीक है, रोनाल्ड मैकडोनल्ड इन्वेंटेड इंफ्रारेड, वेरी
अनयूजुअल, एक्सीलेंट, गम, को, कॉस्मिक रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रे, इन सब को मिला दो तो सनलाइट बन जाती है, यानी हमारी वाइट लाइट। वो इन सब से मिलके बनी है ना, और इन सब की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट। हम सिर्फ कौन सी देख पाते हैं? इसलिए हमें विबग्योर यानी इन सारे को मिला दे तो भी वो वाइट ही नजर आता है, जबकि सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें ये सब है उनमें। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बोलते हैं उसे? ठीक है। और ये सब जो कहलाता है ये हमारी रेडिएशन की सीरीज कहलाती है उनमें। आ रहा समझ में? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव, माइक, अब रेडियो में भी हम अलग अलग पढ़ते हैं भाई, FM और AM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ये सर नो उनमें। सो माइक्रोवेव का आप यूज़ कर रहे हो, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। यूवी रेस का हम यूज़ कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन, ये सुनो। IR, इंफ्रारेड, IR, आजकल IR कैमरा, रिमोट, वेरी गुड, सैटेलाइट, समझ में, बिना IR के तो ये सब चलेंगे ही नहीं। सो हम इन रेडिएशंस का, एक्सरे, किसी को ऊपर से फेंक दो तो एक्सरे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉस्मिक रे बहुत हाई एनर्जी होती है कट करने के लिए, ठीक है। गामा रेज और कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी की होती है। सो व्हेन ऑल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे उसे? स्पेक्ट्रम। हम तो अपने टॉपिक पे आते हैं, डिस्पर्जन और रेनबो। उनमें वेनेवर आप जब प्रिज्म में एक लाइट को इंसर्ट करते हो उनमें, तो हमें पता है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, इन द रेनी सीजन द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म, प्रिज्म के जैसे ही काम करती है। और उस पर जब सनलाइट इंसर्ट होती है उनमें, तो वो सनलाइट की वजह से क्या होती है, वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग कहलाती है कि प्रिज्म में जो लाइट इंसिडेंट की उनमें, और वो एक डिफरेंट रेंज में स्प्लिट हो गई, ये स्प्लिटिंग क्या कहलाती है? डिस्पर्जन। लेकिन अगर मैं इसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लूँ, किस पे ले लूँ बेटा? तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या मिलेंगे? बैंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? When a dispersion is obtained on a photographic plane in the form of bands, spectrum, भाषा समझ में आई? उनमें, ठीक है। रेनबो को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, उसे स्क्रीन पे, ये बात समझ में आ रही? अब मैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो मैंने उस समय कराए थे वो यहाँ करवा नहीं रहा हूँ कि विबग्योर को लिखना कैसा है, विबग्योर ऐसा लिखना है कि विबग्योर ऐसा लिखना है। वो जानना चाहते हो तो भाई पुराने नोट्स मेरे देख लो, है ना, उसके अंदर मैंने पूरा लिखा है। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। वो यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोप द इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी स्टडी कहलाती है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी इसे मैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कह सकता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन के दो टाइप होते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। द कंटिन्यूअस, द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लिगेट या ऑब्लिगेटेड इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन इमिशन इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लाइज्ड या ऑब्लिगेटेड इमिशन स्पेक्ट्रम। मैं यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम की भी चर्चा, लेकिन जो छोटे छोटे बैंड बनते हैं उसमें एक्चुअल में इसको दो पार्ट में से डिवाइड करते हैं, फिर लाइन एंड देन बैंड, लाइन के अंदर भी देन कंटिन्यूअस एंड ऑब्लिगेट। सो जितना अभी आवश्यक है उनमें, इस जो कॉम्पिटिटिव से लेके तो आपको मतलब जो सारे पॉइंट अननेसेसरी नहीं जा रहे, जैसे एब्जॉर्प्शन के सारे पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत हमें
नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि क्या होता है। और लाइन एमिशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन के टाइप्स हमारे कोई काम के नहीं। एब्जॉर्प्शन में भी लाइन होता है, समझ में, एब्जॉर्प्शन में भी कंटिन्यूस होगा, समझ में, ठीक है। बट इमिशन, एब्जॉर्प्शन, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम। अभी लाइन इमिशन क्या है, कंटिन्यूस इमिशन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, ये समझने के लिए हमें पूरा एक फिगर के फॉर्म में समझेंगे, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सारे डिफरेंस आपको क्लियर हो पाएंगे, कौन कैसा स्पेक्ट्रम देगा, समझ में, ठीक है, किसका स्पेक्ट्रम कैसा आने वाला है, उसके बारे में अगर वो चर्चा किया जाए तो हमें समझ में आएगा। तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाना है, ये डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, ये डेफिनेशन लिखना है, ये डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ये तब समझ में आएगा जब मैं फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगा, समझ में। तो ये 4 की पहले डेफिनेशन आपको लिखना है, समझ में। रेनबो के बारे में पॉइंट ध्यान रखना है, ये तो आपको मैंने रिवीजन कराया है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये चार्ट बनाना है, पहले ये 4 डेफिनेशन और फिर ये फ्लो चार्ट, उसके बाद हम इन सबको की डेफिनेशन और इनका मीनिंग क्लियर करेंगे। सो नाउ व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उनमें, और इसमें भी ये कंटिन्यूस क्या है, लाइन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्पेक्ट्रम की कंडीशन दी है। हम एक वाइट यानी सोर्स ऑफ लाइट को ले लेते हैं, ठीक है। वाइट सोर्स ऑफ लाइट को अगर मैंने लिया तो सबसे पहले मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूँ। मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आराम से देखिएगा, मुझे अभी समझना है, सिर्फ लिखना कुछ नहीं। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब आप टॉर्च समझ लीजिए इसको, है ना, थोड़ा मेरे ज़माने का टॉर्च है भाई ना, आधे मिनट ठीक है। एंड देन लाइट ऑफ टॉर्च, मुझे दिस वाइट लाइट इज पास टू अ सॉल्यूशन और अ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, सैंपल ऑफ सब्सटेंस, मुझे तो लाइट यहाँ से निकलते हुए प्रिज्मा पे इंसिडेंट हुई, और प्रिज्मा पे जब इंसिडेंट हुई तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या घटना दिखेगी ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि स्टैंडर्ड मेरे पास नहीं हो। क्या नहीं हो? मतलब इस वाइट लाइट का ओरिजिनल स्टैंडर्ड मेरे पास होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अभी इस सिंबल को हटा देता हूं। ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, इसे टॉर्च ने नाम देके मैं सोर्स ऑफ लाइट को डायरेक्टली सब्सटेंस में डाला था। अब मैं क्या करूँ, सोर्स ऑफ लाइट की जो लाइट है उसे डायरेक्टली लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। इसे प्रिज्म पे इंसिडेंट किया। मैं स्टैंडर्ड फिगर नहीं बना रहा हूँ समझाने के लिए ना कि वो कहाँ से बेंड होता है वो सब उसको। अब क्योंकि आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, आपको पता है कि कौन सी फेज से बेंडिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ जब इस वाइट लाइट को डाल रहे हैं तो सपोज थोड़ी देर के लिए कि ये अलग अलग इस 4 पार्ट में स्प्लिट होती है। और फोटोग्राफिक प्लेट कैसी होती है उनमें, फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पॉट आ सकते हैं जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है। तो ये बिल्कुल ठीक वैसी होती है जैसा एक्सरे समझ लो या नेगेटिव। अगर आपने कैमरे के रोल का नेगेटिव देखा हो, पुराने टाइम में आते थे, हाँ बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड, मतलब मैं इसको ऐसा समझाऊँ है ना, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, छोटा बना। मान लो जी कि ये एक ऐसा हो और ये जो कैमरे की जो रोल यानी कैमरे का जो रोल यानी फिल्म होती है नेगेटिव, वो बिल्कुल ऐसी डार्क होती है और जिसका भी फोटो पाड़ा जाता है तो अब बिल्कुल ऐसा डार्क बैकग्राउंड मुझ में, और जो भी आप इमेज यहाँ पे बनाओगे, देखिए अब देखिए तो मैं कुछ ऐसा इमेज बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है कि नेगेटिव, ठीक ऐसी होती है फोटोग्राफिक प्लेट यानी पूरी डार्क। और जहाँ जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी वहाँ पर एक स्पॉट यानी एक लाइन, ये बैंड बन जाता है उनमें। तो अ बैंड और अ लाइन उनमें ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, इस डार्क। तो ये फोटोग्राफ टॉर्च से जो आने वाली लाइट है, मान लीजिए इससे एक, आप समझ गए मेरे पॉइंट को कि यहाँ पर
मतलब ये स्क्रीन बिल्कुल वैसी बनेगी, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल ऐसा करूँ, है ना, ये बिल्कुल ऐसा होगा और इस पोर्शन पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर ऐसा एक स्पॉट बन जाएगा, समझ में। ये जो स्पॉट बन रहा है, समझ में, मतलब ये बैंड है, एक लाइन है, समझ में, ये सब एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बैंड को डिनोट करे। तो मैं उसको, आप इसे समझिए कि बैकग्राउंड डार्क है और ये लाइट है। पिक्चर क्लियर हो भाई? ये एक मैंने एग्जांपल दिया बोले। तो यहाँ पर इस तरह की 4 लाइंस बन रही हैं, समझ में, इन डिस्टेंस पे बन रही हैं, समझ में। तो व्हेन अ light emitted from a source of light is directly incident on a prism and obtained on a photographic plane, then following 4 lines or bands are obtained। 4 बैंड इसमें से निकलते हैं, मतलब इस लाइट के 4 टुकड़े होते हैं इसमें। दिस लाइट इज मेड अप ऑफ 4 रेडिएशन, ये 4 रेडिएशंस की बनी हुई है, 4 फ्रीक्वेंसीज की बनी हुई है। बात आएगी समझ में? अब हमने क्या करा, इसे प्रिज्म पे डायरेक्ट डाला। प्रिज्म पे डालने से पहले क्या करा, सैंपल में। And every substance in the nature have tendency to absorb electromagnetic radiation of particular wavelength and frequency। और ये हर सब्सटेंस का नेचर अलग अलग होता है, हम सबका भी अलग अलग है, एवरी, ठीक है, हम सबकी भी लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसीज वो अलग अलग है। तो क्या होगा, मान लीजिए इनमें से कोई एक लाइट उसने क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली। क्योंकि जब आप किसी को लाइट या टॉर्च दोगे तो क्या करेगा, वो टॉर्च की लाइट क्या एक तरह से हीट है, उस हीट को उसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सैंपल, एंड दिस लाइट विल नॉट अपीयर ऑन दिस डार्क स्क्रीन, उनमें ये स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करा उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, दिस रिमेनिंग स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमें इससे क्या पता चल गया कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट उसने क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ सोर्स is directly incident on a sample, and from this it incident on a prism to obtain a spectrum, then that spectrum is known as absorption spectrum. This is first definition. Second, the spectrum of a substance obtained after the absorption of a light of certain frequency or wavelength is known as absorption spectrum. किसी सैंपल या सब्सटेंस का किसी लाइट या फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ऑब्टेन होता है वही क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो दिस आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी फिगर बनाने के लिए कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसने क्या करी, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये वाला, लेकिन ये वाला बैंड आया है तो ये वाला बैंड आपको यहाँ नज़र आएगा, ये वाला बैंड यहाँ नज़र आएगा, और जो ऊपर वाला बना हुआ है वो भी यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाला क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ इट्स क्लियर टू यू? ये हमारा है एब्जॉर्प्शन। चार्ट तो आपको ध्यान है, लेकिन अभी यहाँ पे साथ में देखो इमिशन स्पेक्ट्रम भी, कि इमिशन क्या है। अगर मैं आप में से किसी एक को भाई सैंपल कंसीडर करके स्पेक्ट्रोस्कोप के सामने खड़ा कर दूं, तो क्या आपकी बॉडी कोई स्पेक्ट्रम देगी अभी? रेडिएशन इमिट करती है ना माइक्रो लेवल पर। हम सबकी बॉडी अभी भी रेडिएशन इमिट कर रही है। क्यों? आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे पे लाइट टकरा रही है। तो क्या आप लोगों पे नहीं टकरा रही? मुझ में ऑल टाइम हमारे पास पे रेडिएशंस इमिट हो रही है। मुझ में ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मुझ में, इसका आंसर वैसे तो मुझे इन दोनों से चाहिए था। मुझ में all substances, solid, liquid or dense gas emit electromagnetic radiation at all temperature। हर टेम्परेचर पे, at all temperature, solid, liquid and dense gas which is known as condensed matter, उसे क्या कहते हैं? condensed form of matter। और उनका जब स्पेक्ट्रम निकाला जाएगा उनमें, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि हम इमिशन स्पेक्ट्रम एक्साइटेड स्टेट का बनाते हैं। किसका बनाते हैं?
तो देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक जो मेन जो डिफरेंस आने वाला है उनमें, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता, डायरेक्ट सैंपल होता है। क्या होता है भाई? उनमें अ सैंपल, सॉरी मैं इसको ऐसा ना लेके कि इस मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये जो होता है यहाँ पे हम गैसेस ही ले सकते हैं, इसलिए एक्साइटेड स्टेट गैस। अब गैस को एक्साइट करने के अलग अलग वे हैं, मैं उसे डिस्चार्ज ट्यूब में एक्साइट कर रहा हूँ उनमें। ठीक है, when a very very less quantity of a gas उनमें is taken inside a cathode ray tube or a discharge tube उनमें at very very low pressure, डेंस नहीं, अगर डेंस हो गया तो केस बदल जाएगा उनमें। ठीक है, एट वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, इस वोल्टेज से क्या होगा, इसमें एक्साइटेशन होगा उनमें और ये कुछ रेडिएशन इमिट करेंगे। जब इन रेडिएशंस को प्रिज्म पे डाला गया उनमें, तो आफ्टर द इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म अ पर्टिकुलर बैंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट उनमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने भी देखे, तो यहाँ पर भी आपको एक ठीक है, अभी ध्यान समझना, एक्साइटेड स्टेट गैस, लेकिन मैंने गैस को एक्साइटेड स्टेट में नहीं रखा, डेंस फॉर्म में रखा, उसी गैस को डेंस फॉर्म में रखा उनमें। और अभी क्या कहा कि हर टेम्परेचर पे उससे क्या निकलती है, सेम गैस इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, सेम गैस इन अ कंडेंस्ड फॉर्म उनमें किसी भी सोर्स पे रख दिया है, मतलब कि कोई भी एक सब्सटेंसेस, मान लीजिए मैंने सपोज ये एक ऐसा कोई वेसल है जहाँ पर मैंने कंडेंस गैस को रखा हुआ है, कंडेंस वर्ड की जगह में कंडेंस मैटर यूज़ कर सकता हूँ और वर्ड यूज़ कर सकता हूँ डेंस गैस, डेंस गैस या कंडेंस्ड मैटर। इससे जो रेडिएशन निकल रही है, हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रही है, आप में से और हम में से भी निकल रही है, उससे मैंने क्या करा, प्रिज्म पे डाला और फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया। तब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, वो आप ध्यान से देखिएगा भाई। अभी यहाँ कलर नहीं है, और वो एक्चुअल में इसको पढ़ाने में मज़ा आता है वाइट बोर्ड पे, ब्लैक थोड़ा सा, हाँ ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो ये ब्लू के नीचे ये ब्लैक कलर की जो आएगी, लेकिन ये ब्लैक किसमें, ब्लू में ओवरलैप है। ठीक है, फिर इसी के नीचे हमें और एक बैंड मिलेगा, लेकिन वो इस ब्लैक में क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको विबग्योर का मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब एक दूसरे में क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं उनमें, और इन सब बैंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगी। A number of bands are obtained on a photographic plate and all these bands are overlap with each other। उनमें एक बैंड का जो एंड है उनमें, उसी के बीच में से कहीं उस दूसरे बैंड का स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। मतलब हम ये कह ही नहीं सकते ना कि ब्लू यहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि ब्लैक बीच में से शुरू हो रहा है उनमें। अभी यहाँ ब्लैक खत्म ही नहीं हुआ और उसके बीच में से कहीं ब्लू शुरू हो गया है। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। आपका मेरा मार्कर का अगर इन सब को किसी को भी स्पेक्ट्रोस्कोप में ले जाकर अभी रख दूं तो मुझे कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट व्हेन देयर इज अ सम स्पेस, व्हेन देयर इज अ डार्क स्पेस बिटवीन द बैंड्स, ये सब डार्क स्पेस है ना। अरे फिल्म कैसी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट ऐसी होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बैंड आया और दूसरे बैंड के बीच में क्या होगा, डार्क स्पेस होगा ना।
समझ में? व्हेन lines or bands obtained on a photographic plates are at a particular distance with some dark space, then such type of spectrum is known as line emission spectrum. क्या बोलेंगे उसे? दिस इज द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम. तो अगर हमने गैस को एक्साइटेड स्टेट में लिया, यानी उसे गर्म करके, तो अगर आपको भी गर्म कर दिया जाए, तवे पे बिठा दिया जाए, समझ में, ठीक है, भट्टी में गर्म कर, और फिर जो आपकी बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगी, है ना, और अगर उसका जब इमिशन यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो जो होगा वो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होगा. एंड द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज ऑब्लिगेटेड या ऑब्लाइज इमिशन स्पेक्ट्रम. बात आई पॉइंट समझ में? सो लो प्रेशर पे लेना है, लो प्रेशर एट वेरी हाई वोल्टेज. हाई वोल्टेज क्यों? इसको एक्साइट करने के लिए. इसके एक्साइटेशन से क्या हुआ? इसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट को क्या करा? इमिट किया. उसे हमने प्रिज्म में डाला, जिससे वो पूरा स्प्लिट हो गया और हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी. एंड different type of gases, every substance have different type of emission spectrum which act as a fingerprint for that substance. क्योंकि हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है. ठीक वैसे ही जैसे हमारे हाथों में क्या होती है? फिंगरप्रिंट्स होती है, उनमें किसी पर्सन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. वैसे ही द स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर एलिमेंट और अ सब्सटेंस. समझ में? विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम. द इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज टू डिटेक्ट the substance, element or substances, chemical substances. That's why the emission spectrum can also use as a fingerprint, or we can say that it is act as a fingerprint of any substance. कौन सा? इमिशन स्पेक्ट्रम को हम क्या कह रहे हैं? एज अ फिंगरप्रिंट की तरह यूज करते हैं. मेरी बात समझ में आई? सो दिस इज, ठीक है. बहुत अच्छे से फिगर चाहिए तो मैंने कहा है कि ऑलरेडी एक मैंने बना रखा है वीडियो, उसमें आप उस पर देख लो, नोट्स में से ले लो. उसमें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वो कलर जो चौक वाला बोर्ड हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें मर्जिंग बहुत अच्छे से हो सकती है लाइट्स की. उसमें जब पहले पढ़ाया था तो मैंने बोर्ड वाइट ग्रीन बोर्ड का यूज़ किया था, और उसके ऊपर हमने चौक से पूरा बैंड्स बनाए थे. दिस इज द फिगर ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये किसका? ये एब्जॉर्प्शन का नहीं है, ये स्टैंडर्ड का है. इससे हम कंपेयर किए बिना पता नहीं कर सकते ना कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो गई. सो दिस इज द स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट फॉर कंपैरिजन विद एब्जॉर्प्शन, है ना. तो एब्जॉर्प्शन आए तो ये आपको ऐसा बनाना पड़ेगा. एक्साइटेड स्टेट गैसेस सैंपल. अब आपको जरूरी नहीं कि आप गैस को एक्साइट करने के लिए हमेशा डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करो. समझ में? आप इसे किसी दूसरी रेडिएशन से यानी गर्म करके हीट अलग. सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स यू कैन यूज टू हीट इट. समझ में? लेकिन गर्म करके, जब कोई गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है, समझ में, तो उससे जो रेडिएशन निकलती है उसे कहते हैं हम हीट रेडिएशन. समझ में? आ रहा समझ में? तो हमने लाइट रेडिएशन और हीट रेडिएशन में भी डिफरेंस पढ़ा था. समझ में? एवरी जो गर्म चाय है वो ठंडी कैसे हो रही है? रेडिएशन इमिट करके. तो वो जो रेडिएशन निकाल रही है वो हीट रेडिएशन है. क्या है वो? लेकिन वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में है, क्योंकि उसका भी वो जो एनर्जी लॉस कर रहा है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जो हो रही है वो रेडिएशंस के फॉर्म में हो रही है. उनकी भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है. बात समझ में आ रही क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस मैटर? कंडेंस में हियर द कंडेंस मैटर वर्ड मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड डेंस गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड डेंस गैसेस. और अगर उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा आएगा? डेंस गैसेस और कंडेंस मैटर गिव कंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, जस्ट लाइक अ रेनबो. रेनबो इज अ कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम. रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस इमिशन. रेनबो इस कैटेगरी में नहीं आता. क्लियर है? बट इसका मॉडल से क्या रिलेशन था? समझ में? अरे तो सर ये पूरा स्पेक्ट्रम टॉपिक ही हो गया.
ठीक है, इसका थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल या वहाँ से क्या रिलेशन था और लोग क्या कहना चाह रहे थे उनमें, इसका रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से क्या रिलेशन है, तो पहले ये नोट कर लें, फिर इसका उससे रिलेशन देखते हैं उनमें। सो नाउ कम टू द एप्लीकेशन एंड द इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। बस अब आवाज़ नहीं बेटा, फोकस करो। अभी मैंने क्वेश्चन किया कि स्पेक्ट्रम का मॉडल से क्या रिलेशन है, क्यों हमने थॉमसन और रदरफोर्ड के ठीक बाद स्पेक्ट्रम को पढ़ा, इसका इम्पोर्टेंस क्या था पूरा। कई सारे फिलोसोफर्स यानी केमिस्ट्रिशियन फिलोसोफर्स एंड फिजिसिस्ट फिलोसोफर्स ने उनमें थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के बाद उनमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था उनमें। अब उनके माइंड में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों आया, क्योंकि थॉमसन ने क्या किया था, सर विलियम क्रूक्स की तरह ही डिस्चार्ज में बहुत लो प्रेशर और हाई वोल्टेज लिया था और उससे एयर को कंडक्टर बनाया था। और उन्होंने कहा था कि लो प्रेशर क्या करता है, एक एक एटम को दूर दूर कर देता है, जितना कम प्रेशर होगा उनमें। और जब एटम बहुत दूर हो जाएंगे तो हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा उनमें वो एक इंडिविजुअल एटम का होगा, ना कि उसके कंबाइंड इफेक्ट का। एंड वी कैन से दैट दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, not a spectrum of molecule or the combined effect of the atoms। लाइन कितनों को समझ में आई? सर उनका कहने का मतलब ऐसा था कि प्रेशर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल वो एटम एक दूसरे से दूर हो गए, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कोई भी एक एटम का होगा, एक ग्रुप का नहीं होगा। मतलब the spectrum obtained on a photographic plate is not, we can say that it is affected by the presence of other atom inside the discharge tube। क्योंकि हमने प्रेशर बहुत कम ले रखा है, तो इसीलिए इमिशन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। बात समझ में आई? इट इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि हम यहां पर एक सिंगल एटम का स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, किससे? डिस्चार्ज ट्यूब से। इसलिए उन्होंने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर का काम क्या है? लो प्रेशर से एटम बहुत दूर दूर होंगे उनमें, और इस एटम से निकलने वाली रेडिएशन पे इस एटम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। सो व्हेन हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस atomic hydrogen gas at very low pressure, high voltage, a high voltage of 10,000 volt, 10 kV का यहाँ पे वोल्ट लगाया उनमें, और इससे निकलने वाली रेडिएशन को जब प्रिज्मा पे ऑब्टेन किया उनमें, so whenever a radiation emitted by the atomic hydrogen gas taken a discharge tube, then the spectrum obtained on a photographic plate was line emission spectrum. It's not a continuous. जब जब यहाँ पे उन्होंने दूसरी हाइड्रोजन ली, हीलियम, अलग अलग कोई सी भी गैस यहाँ पे ली उन्होंने, whenever they taken any atomic gas, atomic state में लेना है, किस स्टेट में लेना है? Atomic state gas उसमें, और उसका स्पेक्ट्रम मिला तो वो हमेशा क्या मिला? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, बट कभी भी क्या नहीं मिला? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आराम से बता सकते हो कि सर ये एक्साइटेड स्टेट में इसलिए हमें कंटिन्यूअस नहीं मिला, क्योंकि कंटिन्यूअस कब मिलता है? जब कंडेंस, यानी जब हम उसे एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेते हैं, जब हम उसे एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बट यहाँ इसका रदरफोर्ड के ड्रॉप मॉडल से क्या रिलेशन है वो समझो। अभी लिखना नहीं है ना, आराम से समझो, जितना इसको स्टोरी को पूरा अच्छे से क्लियर करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, yes or no, inside the atom
A negatively charged particle electron is revolving around the positively charged nucleus. वो ऐसा घूम रहा है, ठीक है। जब ये घूम रहा है तो इट इज ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब ध्यान से समझना भाई, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, whenever, आज ही आपने पढ़ा होगा मूविंग चार्जेस एंड इफेक्ट, whenever a charged particle entered in a magnetic field or a charged particle entered, it undergoes a circular path, ठीक है, F equal to B QV, याद है कि नहीं है, समझ में ये, हाँ वो क्रॉस वास बाद में लगा लेंगे अपन, ठीक है, वो क्रॉस तो चर्च में जाके भी लगाते हैं मतलब भाई वो तो ध्यान है ना आपको। तो whenever a charged particle performs circular motion and undergoes constant acceleration, according to the concept of classical physics, charged particle performs circular motion, then it undergoes कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए क्या वेलोसिटी को बढ़ाना जरूरी है? अलग अलग केस पे डिपेंड करेगा, समझ में, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ इस पॉइंट को भी बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ है, मान लो आप ही अगर बाइक लेकर एक सर्कुलर स्टेडियम के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हो उसमें आप, और मान लीजिए आपको स्पीडोमीटर, आपने आपकी स्पीड फिक्स कर रखी है, आपकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीडोमीटर बार बार 40 ही दिखा रहा है, हर मोमेंट पे 40 ही दिखा रहा है, तो क्या आपका एक्सेलरेशन हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर आप लीनियर पाथ पे ऐसा चल रहे हो तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन जब अगर आप सर्कुलर पाथ में चल रहे हो तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो रही है। मैंने कल कहा था कि जब कोई तेजी से दौड़ता हुआ टर्न होता है तो टर्न होने के लिए एक छोटे से मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है, व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मान लीजिए वो यहाँ पे है तो उसका वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगा, जैसे वो यहाँ आया तो ये चेंज हो गया क्योंकि टेंजेंशियल है भाई, यहाँ आया तो ये हो गया, यहाँ आया तो ये है, यहाँ है तो ये, हर पॉइंट पे क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन, द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। और जब जब डायरेक्शन बदलती है उनमें, जब भी आपको टर्न लेना होगा ना, आप बहुत छोटे, बहुत सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, समझ में, और जीरो से वापस क्या हो जाती है। तो हमें क्या होता है कि स्पीडोमीटर तो 40 दिखा रहा है, लेकिन जब जब आप टर्न ले रहे हो, मतलब आप एक फोर्स, आप अंदर की तरफ एक फोर्स फील करते हो। कभी साइकिल को ऐसे गोल घुमाकर देखिए, समझ में, आपको समझ में आएगा। देखो लीनियर चलना हो तो आप हाथ छोड़ के भी साइकिल आराम से चला सकते हो, लेकिन पूरा सर्कल में घुमाना हो, समझ में, गोल चक्कर घुमाना हो तो वो हाथ छोड़कर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ऑल टाइम क्या करना है, वो हैंडल को ऐसा टर्न करना है, समझ में, हमें पता नहीं, लेकिन आप ऑल टाइम क्या करो, उसको थोड़ा सा टर्न करते जा रहे हो, समझ में, ठीक है। ये सर्कल, अब थोड़ा सा रेडियस पे भी फर्क पड़ता है। मैं सर्कुलर रिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक बिल्कुल बहुत पतली रिंग के आसपास आप घूम रहे हो, ठीक है, चौड़े से रास्ते पे नहीं, ये इस रिंग के आसपास, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, जिससे जीरो से 40, 0 to 40, 0 to 40, तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट स्पीडोमीटर में दिखता नहीं है। तो व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, मुझे में इट शोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। So this electron will utilize its energy to perform सर्कुलर मोशन। और जब इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चाय ठंडी कैसे होती है, चाय ठंडी होती है हीट रेडिएशन को इमिट करके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन कर रहा होगा अपनी एनर्जी को यूज़ करके, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी ना,
तो दिस इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो चार्ज पार्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल physics. According to the concept of classical physics, a revolving electron, a charged particle, charged electron, a negatively charged electron revolving a circular path emit a radiation of particular energy. And due to the continuous emission of this energy, because it perform a continuous regular motion, and gradually its energy become डिक्रीजेस. और डिक्रीज होते हुए क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है मान लो, तो ये घूमते घूमते ये अंदर की तरफ भी आते जाएगा और इसके आर की वैल्यू बदलते जाएगी. और यहां मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होते जा रहा है, जैसे जैसे सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होते जा रहा है तो हर मोमेंट पे उससे जो निकलने वाली रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या होती जा रही है, बदलते जा रही है. क्या होती जा रही है, बदलते जा रही है. तो इफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ hydrogen gas is obtained on a photographic plane due to this continuous variation of frequency, then it should be like a continuous spectrum. लेकिन यहाँ मिल क्या रहा है, लाइन इमिशन. मिलना कैसा चाहिए था, अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही है, अगर रदरफोर्ड का मॉडल करेक्ट है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में लेने के बाद हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना था वो कैसा मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस. मिल कैसा आ रहा है, लाइन इमिशन. एंड रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि हाइड्रोजन गैस ऐसा क्यों कर रही है. हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन की नहीं, कोई सी भी दूसरी जितनी भी गैसेस ली गई उनके स्पेक्ट्रम जितने भी आए, जितनी भी अलग अलग टाइप की गैस रखी ना, जब उन्होंने किसी भी गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में रखा और उसका स्पेक्ट्रम निकाला, हमेशा उन्हें क्या मिला, इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ही मिला, कभी भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला. जबकि रदरफोर्ड का अगर मॉडल करेक्ट है तो हर मोमेंट पे क्या हो रही है, एनर्जी रिड्यूस होते जा रही है वो में, और हर मोमेंट पे एनर्जी कम होते जा रही है, तो मतलब हर सेकेंड, एवरी मिनट वो में इट रिलीजेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था हर पॉइंट पे आना चाहिए था ना, ऐसा एक दूसरे से मर्ज होना चाहिए ना भाई, उसमें कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए थे. स्पेसिंग कब आती है कि देखो मान लो यहाँ पे 100 की तो यहाँ 500 की, ये 700 की, या 900 की. लेकिन जब हर पॉइंट पे ही एनर्जी रिड्यूस हो रही है और हर पॉइंट पे रेडिएशन निकल रही है, तो सारी लाइंस बिल्कुल एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में एक के नीचे एक मिलना चाहिए. सो स्पेक्ट्रम ऑफ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ध्यान देना भाई मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव वाले, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूअस, बट इन एक्चुअली इट्स अ लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम. वो कैसा है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम. पॉइंट समझ में है. सो ये एक पहला ड्रॉबैक इसका यहाँ से बनता है. बट इस ड्रॉबैक को पढ़ने से पहले हम दो और ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं. यानी स्पेक्ट्रम से हमने क्या निकाले, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक. तो एक ड्रॉबैक, तो 3 ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल के. पहला ड्रॉबैक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड रदरफोर्ड द एटम इज स्टेबल बिकॉज पॉजिटिव एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन Rutherford model, atom of Rutherford model is unstable. Why it is unstable? Due to the continuous revolution of electron and charged particle around the nucleus, it shows a constant acceleration. Due to this constant acceleration, the energy of electron reduces. And one time, the path, इसका path क्या होगा? It is spirally inverted and the path of circular motion श्रिंक्ड. ये पाथ क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा. एंड वन टाइम इट विल बी मर्ज विद न्यूक्लियस. ये पाथ क्या होते जाएगा, एटम का साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है. इट मीन्स, तो पहले ड्रॉबैक का फिगर ये रहा, दिस इज द फिगर ऑफ फर्स्ट ड्रॉबैक, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है. तो रिवोल्व करने से क्या होते जा रहा है, पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन
कॉन्स्ट्रिक्टेड और श्रिंक पाथ है ना, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन ग्रेजुअली shrink, and due to this atom become unstable. Atom become, बताइए समझ में. Now what is the second drawback of Rutherford model? Rutherford ने समझ में, अच्छा जब लोगों से ये पूछा गया था कि भाई आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तब परफॉर्म कर सकता है जब वहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो, और सेंट्रीपिटल फोर्स तभी जनरेट होता है जब उसको जनरेट करने वाला कोई दूसरा फोर्स वहां पे अवेलेबल हो. ठीक है. सो हाउ इलेक्ट्रॉन कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर देना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू दी कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नहीं आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन घूम पा रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू Fe है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Fc की वैल्यू क्या होती है, mv²/r. Fe की वैल्यू क्या होती है, k(q1q2/r²). यहाँ q1 q2 क्या हो जाएगा, Ze इंटू ई, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, Ze. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E. आ रही हो समझ? ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है. लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे घूमते जा रहा है वो एक्सेलरेशन दे रहा है, और एक्सेलरेशन के कारण उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. आप में हम सब बिना अंदर गिरे एक सर्कुलर पाथ में घूम सकते हैं. क्यों? क्योंकि घूमते घूमते हम कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते. आपकी अगर एनर्जी कम होगी तो आप ग्लूकोज पी लोगे. नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कि घूमते सर्कुलर पाथ करते करते वो जिसमें इंसान पहले 6 फीट लंबा था, शाम तक देखा तो 3 फीट का हो गया. We didn't lose our energy in the form of mass. आ रही बात समझ में? रेडिएशन, हम अपने शरीर के एक्चुअल मास को लॉस, एनर्जी के फॉर्म में लॉस, रेडिएशन के फॉर्म में लॉस नहीं करते. लेकिन इलेक्ट्रॉन भाई साहब तो यही करेगा ना, उसके पास वो भी ग्लूकोज पिलाने थोड़ा चाहिए. समझ में? वो अपनी शरीर की जो इंटरनल एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है, उसी को रेडिएशन में कन्वर्ट करके, जिससे ये आर क्या होते जा रहा है, कम होते. जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सब जो है वो डिस्टर्ब होते जा रहा है सर्कुलर पाथ में. रिंग छोटे होते जा रही है. सेकेंड क्या है, जब रदरफोर्ड से ये कहा गया कि आपका इलेक्ट्रॉन तो घूम ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि अगर ये घूमेगा तो एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा. और रदरफोर्ड भाई साहब बदल गए, मॉडल चेंज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, ऐसा भी लिखा हुआ है. मुझ में कहाँ लिखा है? एक ही ग्रंथ है NCERT, उसकी लाइंस को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, मुझ में इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, अगर हम क्या मान लें, तो जैसे मैंने कहा ना कि ये स्पाइरली इन्वर्ट होते हुए पाथ को श्रिंक कर रहा है. अब क्या होगा वो समझना. इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, जब वो घूम ही नहीं रहा है तो ये तो गया भाड़ में. काय का सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई जब सर्कुलर पाथ करता है, सर्कुलर मोशन, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स आता है. मुझ में अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक जगह बैठ गया है. मुझ में कैसे बैठ गया, ये ऐसे जैसे बस ये बैठ गया. लेकिन न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस अपनी तरफ इसको. और ये तो भारी प्राणी है, हाईली पॉजिटिव चार्ज. मुझ में नहीं समझ में आया भाई? ये सलमान खान, आप ऐसा तो बोलो. और ये कोई नॉर्मल सी मॉडल, ठीक है, तो उसे खींचना सलमान खान के लिए बहुत इजी है. ठीक है ना. लेकिन अगर यहाँ दीपिका पादुकोण होती मुझ में, तो पीछे रणवीर कपूर FC भी होता. ठीक है, रणवीर सिंह होता नहीं. ठीक है, कोई तो है ना, मतलब. तो दोनों में
यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही तरफ फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ कोई बैलेंस करने वाला समझ में। अभी जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा देखो, इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी देन कंटिन्यूअस वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दी न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अ कंटिन्यूअस electrostatic force applied on electron by, और उससे क्या पिक्चर बनेगी वो जरा देखना। ये न्यूक्लियस सेंटर में बना देते पहले तो है ना, और इस पे प्लस चार्ज बना देते। अभी देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, अभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, कंटिन्यूअस फोर्स के कारण इसका ऑर्बिट रिड्यूस हो जाएगा, अब ये बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मर्ज तो दोनों केस में होता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। वहाँ स्पाइरली घूमते घूमते आ रहा है उनमें, यहाँ पाथ कैसा छोटा हो रहा है वो देखो। अरे यहाँ कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है वो, लेकिन दोनों ही केस में रदरफोर्ड फंस गए। इलेक्ट्रॉन घूमे तो अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो अनस्टेबल उन्हीं में। और थर्ड थे अपने मैक्सवेल, ठीक है उन्होंने भी रदरफोर्ड के मॉडल को पूरी तरह से फेल कर दिया कि अगर आपका मॉडल करेक्ट है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन हमें कैसा मिल रहा है, लाइन इमिशन मिल रहा है। इन सब का रदरफोर्ड के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, रदरफोर्ड वॉज अनेबल। दोनों फिगर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, विथ अ प्रॉपर लैंग्वेज एंड प्रॉपर नोट्स वो में ऑलरेडी आई हैव डिलीवर्ड दिस टॉपिक वो में, सो यू हैव टू, लेकिन द कंप्लीट चैप्टर इन द फिजिक्स, इन द एटम चैप्टर जो है एटम के अंदर फिजिक्स में, वैसे तो एनसीईआरटी ने क्या करे, मैक्सिमम चैप्टर ऐसे हेफाजार्टी दिए हैं, आपको उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ड्रॉबैक कहीं और दिए हैं, मॉडल कहीं और है, और उसके बीच में कोई और घटनाएं दे रखी है। सो देर आर 3 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग then it is spirally inverted, come inside, invert, and one time it will be merged into the nucleus. If electron is stationary, then its path, the path circular orbit, the path of this the circular orbit has become constricted, reduced and reduced, and one time the complete path will merge with nucleus and the atom become unstable. Third, if electron is revolved, then spectrum of the atom should be continuous, but after the experiment it find that the atom, the excited state gases or atom shows line emission spectrum, ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट हर सेकंड पे क्या हो रही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो रही है। ऐसा समझ में आई, ठीक है। अभी तो सब हाँ बोलते हैं, घर जाकर कितना याद रहता है और कितना आप उसको अपने नोट्स में एक अच्छे से सजाकर लिख सकते हो या लिखते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। सिर्फ सुनने से या आज अभी पढ़ा तो याद रहेगा नहीं, विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग, आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल से भी लोगों ने सवाल पूछे, कई लोगों से, कि क्या आप इन सारे बैंड्स की, इन सारे लाइंस की जो फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। तो मैक्सवेल वहाँ पर फेल हो गए, वो उस पर काम नहीं कर पाए। फेल नहीं मतलब उन्होंने काम ही नहीं किया उसमें, ही वॉज अनएबल टू डिटरमाइन इट। लेकिन इस पर काम किया बामर ने, उनमें, एंड द बामर हैज गिव वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट 1/λ विच इज नोन एज वेव नंबर। 1/λ निकल गया मतलब न्यू व्यू सब निकाल सकते हैं, समझ में। सो वो फॉर्मूला क्या है, लाइमन बामर लाइंस क्या है, मुझ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें लिखना है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली है, मैंने अभी टॉपिक क्या पढ़ाया कुल मिला के आपको, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और कितने हैं, 3 ठीक है। चौथा और पांचवा भी है जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जो यहाँ पर इतना इंक्लूडेड नहीं किया था, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमन इफेक्ट, and the splitting of spectral line in electric field is known as Stark effect। Zeeman मतलब क्या है,
अभी सब नए नए फिलोसोफर है, उन लोगों के तो कीड़े होते रहते बुद्धि में। तो ये एक्साइटेड स्टेट एटम थे, इनमें से रेडिएशन निकली, उन्होंने क्या करा, प्रिज्म पे डालने से पहले ये ऊपर नॉर्थ एंड साउथ लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लाइंस का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, फिर प्रिज्म पे डाला, फिर लाइन चेंज हो गई। फिर रदरफोर्ड से पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है अल्टीमेटली सब जानती उसके लिए रदरफोर्ड, क्योंकि मॉडल दिया किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो वो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जो है वो उसके चौथे और पांचवें ड्रॉबैक में आते हैं। छठा ड्रॉबैक जो होता है, सेम जस्ट लाइक थॉमसन, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था ना उन्होंने, उनमें पॉइंट समझ में आए क्या उनमें। तो ये जो है वो सारे 6 ड्रॉबैक है एक्चुअल में, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स में 3 इंपॉर्टेंट्स रखे जाते हैं उनमें, केमिस्ट्री में अगर पढ़ना हो तो आप ये 6, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, कॉम्पिटिटिव के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो सारे ध्यान होना चाहिए उनमें। ठीक है, इतना आपको नोट कर लो, इसको आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। सो दिस इज अबाउट दी, नाउ पुट अप हेडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन wavelength and frequency of emission spectrum। ठीक है, तो इस पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, find out the lambda max, find out the lambda max of Balmer series, सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, what is series limit wavelength? What is series limit wavelength? Find out the, इसी के अंदर है ना, find out the series limit wavelength of Lyman spectrum, series limit wavelength of Lyman spectrum। थर्ड, determine the lambda minimum, determine the lambda minimum of Lyman series, Lyman spectrum। फोर्थ, Lyman LYMN, Lyman Balmer Paschen and bracket spectrum, series spectrum, Lyman Balmer Paschen bracket series spectrum belongs to which part of electromagnetic spectrum? Which part of electromagnetic spectrum? ठीक है,
तो ये इतने बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। इस पर मेरे पास इनके शॉर्टकट फॉर्मूलेज भी हैं, बट वो अभी यहाँ बोर्ड लेवल पे कोई काम के नहीं है। तो कैसे निकाला जाता है मैं थोड़ा सा फटाफट इसमें चलूँगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में सेम कंडीशन पे जब लिया गया तो लाइमन को, बामो को, पास्टन को, इन सब को हर बार फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइंस ऑफ सीरीज मिली। नहीं समझे? मान लो भाई ये एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एटॉमिक हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम कंडीशन, सेम वोल्टेज, सारी कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है। ये डिस्चार्ज ट्यूब, वही 10 kV का वोल्टेज, वही वेरी वेरी लो प्रेशर, उतनी ही क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस को लिया, समझ में। बट जब इसकी रेडिएशन को प्रिज्मा में डालने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन किया, तब मान लो ये बामर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो सपोज उनको ये लाइंस मिली, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब भाई साहब लाइमन ने किया तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कहीं और भी लाइंस मिली उनको, मतलब इसके साथ साथ इन्हें कुछ और लाइंस भी नजर आई। पास्टन ने किया तो लाइमन बामर के साथ कुछ और दूसरी लाइंस भी इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पे मिली। वहां समझ रहे? तो जब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, वेवलेंथ मतलब क्या हो रहा है? देखो जितनी ज्यादा यहां लाइंस मिल रही है, मतलब इससे निकलने वाली रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बदलते जा रही है। सेम कंडीशन पे एटम ऑफ हाइड्रोजन इमिट अ लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। ऐसा क्यों? किससे पूछा गया? रदरफोर्ड से। क्योंकि एटम का मॉडल, भाई हाइड्रोजन का एटम तो तुमने ही दिया है, तो तुम ही बताओगे कि अगर हमें हर बार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट मिल रही है तो इसका मतलब एटम भी बहुत सारे टाइप के होते होंगे। ऐसा ही हो सकता है ना? ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये सारे एटम अलग अलग टाइप के हों, समझ में। बट हम जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप इतने सारे हैं नहीं, और हम सब ने यहाँ पर 1H1 वाला ही हाइड्रोजन लिया है, कहीं ड्यूटेरियम या ट्रिटियम तो लिया नहीं है। अब क्या 1H1 में भी बहुत सारी कैटेगरी है? तो ये तो इसके स्ट्रक्चर भी डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर अगर सही से आ जाए, यानी मॉडल पता हो, तभी तो हम बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के अंदर भी कितने टाइप होते हैं। बात समझ में आई? बट ये लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रिकेट, इन सब में से बामर ही वो थे जिन्होंने इन लाइंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिड्यूस किया। ठीक है, डिराइव नहीं किया। समझ में? मतलब क्या? जितनी भी लाइंस मिल रही हैं उनकी डिस्टेंसेस के बेस पर, समझ में, इसे फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करके एक फॉर्मूला उन्होंने डिजाइन किया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। डिराइव अलग होता है, डिड्यूस, समझ में। द फॉर्मूला वाज 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर minus 1/N2 square. Here N1 equal to ground state of different series, while N2 equal to N1 plus 1. जो भी यहाँ N1 की वैल्यू रखेंगे उससे ये एक ज़्यादा ही होगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर आप डालोगे उससे एक ज़्यादा होगा। बात आई क्या समझ में? समझ में? हियर R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और आपको इसकी वैल्यू 109677 ये याद नहीं रखना है, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ। 1/R की वैल्यू होती है 9 2 11 911 एंगस्ट्रॉम। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 1/R की वैल्यू 911 यूज़ करना है। अगर ये ट्रिक अपने तो आप बहुत फास्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लोगे, अदरवाइज बहुत लंबी मेथड लगेगी। एक्चुअल वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की 109677 पर सेंटीमीटर, जिसे मैंने एंगस्ट्रॉम में बताया है।
ठीक है। 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 9 से 11 911, जिससे आप हमेशा वेवलेंथ किस में एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करो, क्योंकि आपको देखो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, लैम्बडा इधर ले जाओगे, आर इधर आएगा, अरे आएगा कि नहीं, जैसे ही 1/r आएगा तो क्या हो जाएगा वो 911 में, आपको आंसर किस में मिल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। अब मान लो अगर ऑप्शन में नैनोमीटर में किसी में पूछा है तो आप घबराओ मत, पहले एंगस्ट्रॉम में निकाल लो, बाद में चेंज कर लेना, आया समझ में। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है, हाउ वी कैन यूज इट, इससे बामर ने, और अभी इतना समय नहीं बचा है कि मैं पूरी बामर सीरीज एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज एज अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, एन एच एप्सिलॉन। उसमें मैं एक सवाल 2 स्टूडेंट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे में है ना, हमारे एक्सपीरियंस पर्सन 2 हैं, कि स्पेक्ट्रम में लाइंस के बीच की स्पेसिंग का क्या रिलेशन है। ये लाइन मिल रही है, एक लाइन यहाँ है, मान लो एक लाइन यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो ये लाइंस के बीच की जो स्पेस है में वो न्यूक्लियस से दूर जाने पे वो स्पेस बढ़ती है, न्यूक्लियस से पास आने पे वो स्पेस घटती है या बढ़ती है। इस स्पेसिंग का न्यूक्लियस से दूर होने का क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नहीं समझे? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी समझे नहीं, नहीं स्पेसिंग के टर्म में, मतलब डिस्टेंस, लेंथ की टर्म में, मीटर में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ लेंथ मुझ में कि वो क्या रिलेशन है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, और उन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली मिल जाएगा जो क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी है ना, वहाँ पढ़ोगे तो भाई इजीली मिल जाएगा। लाइमन, बामर और पास्टन सीरीज़ क्या है बताता हूँ। मैं बामर सीरीज़ की बात करता हूँ कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया गया था और उसका प्रिज्म पे डालने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे जब रेडिएशन इमिट की, तो ध्यान रखना भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर समीर या माविया या सराफत देंगे भाई। लाइमन सीरीज़ कहाँ से बिलोंग करती है? यूवी रीजन से। लाइमन बिलोंग्स टू यूवी, बामर विजिबल, पास्टन ब्रैकेट, ठीक है, एंड पी फंड, पास्टन ब्रैकेट एंड बिलोंग्स टू फार आईआर रीजन। ये क्वेश्चन आता है, मतलब क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट बाबर ने परफॉर्म किया था और जो उनको नई डिफरेंट टाइप की लाइंस मिली थी, उन सब की फ्रीक्वेंसी किससे बिलोंग करती थी? विजिबल रीजन से। लाइमन ने जब किया तो लाइमन को जितनी लाइन मिली वो सारी लाइंस, और इन्हें जितनी भी लाइंस मिली वो सब इंफ्रारेड रीजन से, फार इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती थी। सो लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस बिलोंग्स टू यूवी, बामर सीरीज ऑफ लाइंस बिलोंग टू विजिबल। मुझे में अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ और अभी आप उसके लायक भी नहीं हुए, क्योंकि जब तक हम बहुत नहीं पढ़ेंगे कि किसमें कितनी लाइंस बनेगी, नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। बट आगे यहाँ समझ में आया? सर ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दो बस इसके ऊपर, उनमें कि हमें लैम्बडा मैक्स कैसे निकालना है। तो लैम्बडा मैक्स लैम्बडा मिनिमम का भी अपना टाइम नहीं बचा है कि मैं उसको बताऊं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर लाइमन सीरीज़, तो ये ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लाइमन सीरीज़ के लिए जो ग्राउंड लेवल होता है वो हमेशा 1 होता है। नहीं समझे? मैं एक टेबल बना देता हूँ। ग्राउंड स्टेट मतलब N1 की वैल्यू किसके लिए? सीरीज़ है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ के लिए। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी? 1। बामर के लिए N1 इक्वल टू 2, पास्टन 3, ब्रैकेट 4, पीफन N1 इक्वल टू 5। ये ग्राउंड स्टेट की वैल्यू है उनमें। जिस समय बामर ने ये पॉइंट बोला था उस समय उसने ग्राउंड स्टेट वर्ड एक्चुअल में यूज़ नहीं किया था, उसने सिर्फ N1 वैल्यू यूज़ की थी कि अगर आपको मेरे इस फॉर्मूले से लाइमन की सारी लाइंस की वेवलेंथ निकालनी हो तो N1 की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगी, तो आ जाएगी। N1 की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी?
वो नहीं जानते थे कि N1 क्या है. दे डोंट नो अबाउट द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. अभी तुमको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि क्या नहीं आया मार्केट में अभी, बोहर मॉडल. ठीक है. बामर वाली लाइंस चाहिए. कितनी लाइंस बनेगी, उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब N1 की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे. और जब N1 की वैल्यू 2 हो गई तो N2 की वैल्यू आप 2 से ज़्यादा ले लो. समझ में, 3, 4, 5, 6, 7 आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो. लेकिन N1 फिक्स हो गया, N1 चेंज. बामर के लिए कभी N1 चेंज नहीं होगा. N2 चेंज हो सकता है. N2 मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, N1 इज फिक्स्ड एंड N2 इक्वल टू N1 प्लस 1 से डैश 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 करके इन्फिनिटी तक ले सकते हैं. आया समझ में? समझ में. तो यहीं से हम समझेंगे कि लैम्बडा मैक्स का मतलब क्या है, लैम्बडा मिनिमम का मतलब क्या है, और इन सब के ऊपर कुछ वैल्यूज़ अप्लाई करके देखेंगे कि वो सारा कैसा आने वाला है. और बोहर का मॉडल और बोहर के मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो ना, जो तो इस चैप्टर का सारा कंक्लूजन फिनिश हो जाएगा. क्लियर है? तो ये सारा अपना पोर्शन रीड करना है और इसके ऊपर नोट्स बनाना है.